Morning, everyone. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Yeah, good morning. Good morning. Just coming on. Okay, everyone. Once again, good morning. कौन है? राजवीर है? कुंवर कंट्रोल दे दीजिए प्लीज. अटेंडेंस हो गया आप लोग का? Yes, sir. Yes. ओके एंड आज हमको करना है आई एम सार. कुछ किया था मैंने आई एम सार आपके साथ अभी तक? हेलो. नहीं सर अभी नहीं किया. No, sir. अभी तो नहीं. No, sir. कुछ भी स्टार्ट नहीं किया ना? No, sir. Yes. Okay. अभी start नहीं हुआ, sir. ओके सो टुडे दो क्लासेस हैं मेरे आपके साथ. दोनों क्लास में हम यही करेंगे एंड आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू नाउ. आई एम सार. अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन सर? Guys, you can see the screen? Yes sir. Okay. All right, so let's start. I am Sar, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue. Earlier it was called MARSAR, Merchant Ship Search and Rescue. Later on, IMO and ICAO, International Civil Aviation Organization, इन दोनों ने मिल करके ये IMSAR बनाया है फॉर एरोनॉटिकल एंड मैरिटाइम दोनों के लिए. ओके, 1 मिनट.
Okay, so both of these, they came together to make IMSAR, International Aeronautical and Maritime. Now, पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ IMSAR? एंड पर्पस है is to provide guidance to those people who are operating ships, to provide guidance to those who operate aircraft, vessels, and other craft, and who may be called upon to use the facility to support search and rescue. पहला पर्पस ये है कि जिन लोग के पास शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं या अदर क्राफ्ट्स हैं, टग्स वगैरह, और उनके टग्स को, शिप्स को, एयरक्राफ्ट्स को बुलाया जा सकता है कि जाओ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में आपकी सपोर्ट की जरूरत है. दूसरा, टू प्रोवाइड गाइडेंस टू दोज पीपल who need to perform on-scene coordinator functions. So, you know that on-scene coordinator होता है, and उसको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए दूसरा पर्पस उसका ये है. एंड तीसरा पर्पस है टू प्रोवाइड गाइडेंस टू दोज पीपल who are actually experiencing an emergency or a distress and who may require search and rescue services. So तीसरा पर्पस आपका ये है. ठीक है? To provide guidance to those who are operating ships, aircrafts and other mobile facilities, और उनकी फैसिलिटी को बुलाया जा सकता है to render service in case of search and rescue. दूसरा, to provide guidance to on-scene coordinators, on-scene coordinators को guidance provide करने के लिए. And तीसरा, to provide guidance to those people who are actually in distress. तो ये उसका main purpose है. IMO और ICAO इन्होंने जॉइंटली पब्लिश किया है 3 वॉल्यूम्स में. सो 3 वॉल्यूम्स. एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, डिस्कस द 3 वॉल्यूम्स ऑफ IMSAR. ठीक है? और एक क्वेश्चन आता है, डिस्कस द 3 लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा. One is discuss the 3 volumes और एक है discuss the 3 levels of coordination. Right? अक्सर इसमें confusion होता है. So okay, let's go to the first one, 3 volumes. Volume 1 is your organization and management volume. ये volume discuss करता है पूरा concept IMSAR का, कि IMSAR क्या है, कैसे उसको स्टैब्लिश किया जाए, उसका इम्प्रूवमेंट किया जाए, नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू या रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम को कैसे कोऑपरेशन करेंगे विद द नेबरिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज. ठीक है? सो अगर ये एक बाइबल है कि अगर आपको इंडिया को सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है तो उसकी गाइडलाइंस यहाँ पे मिलेंगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है तो गाइडलाइंस आपको डीजी से मिलेंगी. सो ये जो है ये मेन बुक है. इट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट, कैसे एस्टैब्लिश करना है, कैसे इंप्रूव करना है नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम या रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम, एंड कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कोऑपरेट करेगी टू प्रोवाइड इफेक्टिव and economical search and rescue services. दूसरा है मिशन कोऑर्डिनेशन वॉल्यूम. अब आप जानते हैं कि RCC होता है, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, या मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC होता है. ये वॉल्यूम उनके लिए है. इसका मतलब कि कैसे प्लान करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, कौन सा प्लान यूज करना है, राइट, वो इनके लिए है. तो तीनों वॉल्यूम अलग अलग उसको दिमाग में रखते हुए 3 डिफरेंट लोगों के लिए लिखी गई है. सो दिस वॉल्यूम 2 इज फॉर दोज पीपल हु आर कोऑर्डिनेटिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस. एंड थर्ड वॉल्यूम, आप जानते हैं कि आप लोग को जहाज में लेके जाते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है. शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड मोबाइल ऑफशोर रेडिंग यूनिट्स, ये उनके लिए है. जो भी मोबाइल है उनके लिए है. ओशन गोइंग टग्स, उनको ये रखनी है जहाज पे.
सो आपके पास भी जहाज में होती है, और तो 3 वॉल्यूम्स में है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डिस्कस द 3 वॉल्यूम्स, उनका पर्पस क्या है। नेशनल एंड रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो 3 वॉल्यूम्स हैं, ये 3 वॉल्यूम्स में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए स्टेट्स हैव फॉर्म्ड व्हाट इज नोन एज द सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कंट्री ने अपना अपना सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, हर एक कंट्री ने। इंडिया का भी है, उसको हम नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और joined one or more states to form a regional associated with their ocean area. तो इंडिया का तो अपना है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मिल करके बना रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, इन्होंने मिल करके बना रखा है। तो उससे उनके रिसोर्सेस पूल कर लेते हैं। किसी ने पैसा दिया, किसी ने शिप्स दे दी, किसी ने एयरक्राफ्ट दे दिया, और वो उनके ओशन एरिया से कनेक्टेड है, तो रीजनल हो गया वो। सो आइदर यू हैव अ नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंट्री का अपना अपना है, या 2-3 कंट्रियों ने मिलकर के बना रखा है जिसको रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू कहते हैं। हाँ जी, ओके। एक शॉर्ट नोट्स ये आते हैं आपके, सर्च एंड रेस्क्यू रीजन, SRR, ये क्या चीज है? A search and rescue region is an area of defined dimensions. अभी आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। It's an area of defined dimensions associated with RCC, within which search and rescue services are provided. ठीक है। SRR क्या करते हैं? They help to define primarily who has the responsibility for coordinating responses to distress in every area of the world. So अब यहां पे एरिया आ गया ये, और यहां पे रीजन की बात कर रहा है, सर्च एंड रेस्क्यू रीजन एंड एवरी एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सो नाउ द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 13 एरियाज, राइट? जो मैरिटाइम जो है, मैरिटाइम वर्ल्ड जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 13 एरियाज, एंड हर एक एरिया के अंदर बहुत सारे रीजन्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ये एरिया है ऑफ डिफाइंड डायमेंशंस, इसको हम बोलते हैं सर्च एंड रेस्क्यू रीजन। सो सर्च एंड रेस्क्यू रीजन इज एन एरिया ऑफ डिफाइंड डायमेंशंस, एंड उसके साथ कोई ना कोई RCC होगा, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर या MRCC। अब इस एरिया के अंदर कोई भी डिस्ट्रेस होती है, लेट्स से यहां पे कोई डिस्ट्रेस हुई है, तो वो जो RCC है उस एरिया में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की, क्योंकि डिस्ट्रेस मैसेज होगा, इपब आपने एक्टिवेट कर दिया, सभी जगह जाएगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस RCC की है जिसके एरिया के अंदर ये डिस्ट्रेस हो रही है। सो ये उसका प्राइमरी पर्पस है। ओके, लेट्स से और एक यहां पर RCC है, सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है, यहां ये भी सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है। लेट्स से मैं इसको सर्च एंड रेस्क्यू रीजन 2 बोल रहा हूं, इसको 1 बोल रहा हूं, या RCC 1 बोल दिया मैंने, और लेट्स से यहां पे भी एक RCC है, इसको मैंने RCC 2 कह दिया। लेट्स से ये इंडिया का है और ये है श्रीलंका का, जस्ट हाइपोथेटिकली ले रहा हूं, ठीक है। डिस्ट्रेस हो रही है 1 में, ठीक है, SRR 1 में। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? RCC 1 की है।
अब क्योंकि वो जो डिस्ट्रेस हो रही है वो RCC 2 के नजदीक है, सो एक RCC जो हमारा ये वाला RCC है RCC 1, वो कोऑर्डिनेट करेगा RCC 2 के साथ, एंड RCC 2 कैन ऑल्सो प्रोवाइड सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस। ठीक है, सो दिस इज कोऑपरेशन विद इन द नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट श्रीलंका है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सर्च एंड रेस्क्यू। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RCC 2 रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, वो भी जाके रिस्पॉन्ड कर सकता है। सो ये आपका पर्पस होता है, और ये क्वेश्चन भी है आपका, डिफाइन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन और उसका पर्पस क्या है। सो इट्स एन एरिया ऑफ डिफाइंड डायमेंशंस, और पर्पस की डिफाइन करता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू द डिस्ट्रेस। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया सर्च एंड रेस्क्यू एरिया, ये एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे रीजन्स भी होंगे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का फॉर एग्जांपल, और ये है आपका न्यूजीलैंड, थोड़ा सा एक हिस्सा और ले रखा मैंने, ये SRR है, न्यूजीलैंड, टहीटी, फिजी, हॉनोलुलु, बहुत सारे हैं, और इसके साथ ये RCC कनेक्टेड है। Similarly, the whole maritime sector has been divided into various search and rescue regions. बहुत सारे सर्च एंड रेस्क्यू रीजन्स हैं, हर एक के साथ कोई ना कोई RCC है। ये इमेज दिखा रही है IMO के सेक्टर रीजन्स, IMO के मतलब मैरिटाइम सेक्टर के सर्च एंड रेस्क्यू रीजन्स। वैसे ये इमेज जो है ये अटलांटिक एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू रीजन, ये एरोनॉटिकल के हैं, और ये जो उनके जो रीजन्स हैं वो मिलेंगे यहाँ पे, रीजनल एयर नेविगेशन प्लान्स। सो जो एरोनॉटिकल सेक्टर के जो सर्च एंड रेस्क्यू रीजन्स हैं, दे आर फाउंड हियर, रीजनल एयर नेविगेशन प्लान्स। अब आ गया 3 लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, और जो मैंने आपसे पहले कहा था कि 3 वॉल्यूम्स ऑफ IMSAR एंड 3 लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा प्लीज। ओके, अब हर एक कंट्री का जो सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है, हर एक कंट्री का या हर एक रीजन का, उसमें 3 लेवल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के। सो इंडिया का जो सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है उसके भी 3 होंगे, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, UK, सब जगह जो भी कंट्रीज है सबके जो लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन होंगे वो 3 होते हैं। और पहला है SCs, सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर्स। नाउ सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर्स ये परमानेंट पोस्ट है, कोई ना कोई यहां पे बॉस बन के बैठा है, और टॉप लेवल मैनेजर्स है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू सेट अप अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ कंट्री। कितने लोग लेने हैं, कितने शिप्स चाहिए, कितने एयरक्राफ्ट चाहिए, सेंटर कहाँ पे होगा, सब सेंटर कहाँ पे होगा, राइट, ऑल दैट, पॉलिसीज क्या होंगी, ट्रेनिंग कैसे करेंगे, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनकी होती है, टॉप लेवल मैनेजर की। गाइडलाइंस कहाँ से मिलेंगी इनको? फ्रॉम IMSAR वॉल्यूम 1, गाइडलाइंस वहां से मिलेंगी। इट इज लाइक हमारा प्रिंसिपल है कैप्टन सरीन, इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए गाइडलाइंस ले ली है DG से, प्रिंसिपल है, परमानेंट पोस्ट है, and it is Captain Serene who is responsible for setting up the institute. लाइब्रेरी कहाँ होगी, कितनी बुक्स चाहिए, कितने चार्ट्स चाहिए, क्या क्या होना चाहिए लाइब्रेरी में, वो सब DG की गाइडलाइंस में दे रखा है।
कि आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या होना चाहिए, कौन क्लासेस लेगा, फैकल्टी कितनी होनी चाहिए, कौन फैकल्टी क्या पढ़ाएगा, एग्जामिनेशंस कब होंगे, सर्टिफिकेशन एट्सेट्रा, ये सब उसका काम है, टू सेट अप मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वैसा ही ये काम है सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स है। सो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग इट, सेटअप करना, उसको मैनेज करना, इक्विपमेंट देना, मैनेजिंग, establishing rescue centers, sub centers, providing facilities, ये सारा काम उसका है, SCs का। So second level of this thing is search and rescue mission coordinators. अब ये एक वर्ड मिशन आ गया बीच में। अब ये टेम्पररी पोस्ट है और exists only for the duration of the specific SAR incident. कोई डिस्ट्रेस हुई तो ये पोस्ट बन गई, डिस्ट्रेस खत्म हो गया, पोस्ट भी खत्म हो गई। एंड नॉर्मली इसको कौन होता है, चीफ जो आरसीसी का हेड होता है या उसका कोई डेजिग्नेट, ठीक है। सो और एसएमसी क्या करता है, ही विल गाइड द एंटायर ऑपरेशन until the rescue has been effected or it becomes clear कि अब कोई फायदा नहीं है बाकी सर्च करने से। जैसे इसरो है फॉर एग्जांपल, इसरो का चेयरमैन परमानेंट पोस्ट है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर, लेकिन मंगलयान भेजा, एक मिशन था तो उसका मिशन डायरेक्टर बन गया, चंद्रयान भेजा 1, कोई और डायरेक्टर है, मिशन खत्म हो गया, पोस्ट भी खत्म हो गई। तो सेम थिंग हियर, कोई डिस्ट्रेस है तो मिशन डायरेक्टर बन जाता है, डिस्ट्रेस खत्म हो गई तो पोस्ट भी खत्म हो गई। एंड जो भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, इट इज ऑलवेज अंडर द डायरेक्शन और अंडर द गाइडेंस ऑफ द एसएमसी। इनको सब कुछ मालूम है, कहाँ पे डिस्ट्रेस है, वहाँ वेदर कैसा है, वहाँ पे करेंट्स कैसे है, वो डिस्ट्रेस लोकेशन के आसपास शिप्स कितने हैं, इनको मालूम है कि कौन सा सर्च एक्शन प्लान यूज करना है। दे आर वेल वर्स्ड with the entire search and rescue process and all the plans. ठीक है, so they are well trained, all the processes and जितने भी plans हैं उनसे पूरे familiar रहे लोग। So ये दूसरा level of coordination हो गया। सर हाँ जी सर, ये आरसीसी चीफ हो जाएंगे एसएमसी, और उसके अलावा जो एक डिजाइन ही लिखा था उसमें क्या होगा? मतलब ये जो हेड होता है उसका, आरसीसी का जो हेड होता है, जब कोई मिशन हो रही है, कोई डिस्ट्रेस हो गई, तो उसका जो मिशन कोऑर्डिनेटर जो होगा, नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय द आरसीसी चीफ, जो उस रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन का जो चीफ है ना, वो करता है, या वो किसी को डेजिग्नेट कर देगा कि तुम एसएमसी का काम करो। ओके सर, तो ये सर शिप्स तो नहीं हो सकते ना, वहीं का होगा कोई ये तो शोर में बैठे हैं, ठीक है सर, ये आपके शोर में बैठे हैं, राइट। अब आ जाएगा तीसरा, अब इनकी ड्यूटीज होती है, एसएमसी की ड्यूटीज होती है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, लिख तो मैंने यहां पे दिया, बट वी विल डू दिस लेटर। 3 लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन खत्म कर रहे हैं। तीसरा लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन ये है, द थर्ड लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसी भी इंसिडेंट पे, किसी भी मिशन पे, जब 2 या उससे ज्यादा शिप्स एक्ट कर रहे होते हैं, तो one of them is required to act as an on-scene coordinator. Okay, कभी भी when 2 or more ships are acting on the same distress, then one of them is required to act as an on-scene coordinator. Usually, the first ship which arrives at the scene of distress starts acting as an on-scene coordinator. But SMC चाहे तो उसको change कर दे। Let's say, for example, the first ship to arrive at the scene of distress is a tugboat.
That tugboat will start acting as an on-scene coordinator. बाद में समझो एक मर्चेंट शिप आ गई, which is better equipped with communication facilities, better life-saving equipment, more capacity to take survivors, right? Experienced master. So तब SMC might change the on-scene coordinator, tug को छोड़ करके वो शिप को बना देगा. It could be an aircraft on-scene coordinator. It could be any other rescue unit वहाँ पे जो है. It can be a VTS, a shore facility. Shore facility भी अगर हैंडल कर सकता है तो उसको भी बना सकता है. और SMC उसको डेजिग्नेट करेगा. He can be a search and rescue unit. मतलब कोई शिप हो सकती है. He can be an aircraft or he can be a nearby facility who can handle on-scene coordinator duties. Okay, so ये आपका 3 levels of coordination हो गया. So you have SCs, ये top level managers है, permanent post है. You have SMCs, जो temporary post है. They conduct जितना भी search and rescue होता है उनके guidance के अंदर होता है. And then you have on-scene coordinators. अब duties देख रहे हैं. On-scene SMC की. ठीक है, ये अलग क्वेश्चन आता है. So 3 levels, 3 volumes देख लिया हमने, 3 levels of coordination देख लिया है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका is your duties of SMC. So SMC की duties है to gather information about the distress, develop accurate plans, dispatch and coordinate resources. मतलब जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं उनको डिस्पैच करेगा. Obtain and evaluate data, ascertain the type of emergency, कौन सा इक्विपमेंट लेके जाना है, remain informed of prevailing environmental conditions, ascertain the movements of ships in the vicinity, और बाकी की शिप्स को अलर्ट कर देगा कि इस लोकेशन में डिस्ट्रेस हुई है, प्लीज कीप अ लुकआउट या रेडियो वॉच. प्लॉट द सर्च एरिया एंड डिसाइड कौन सा मेथड यूज करना है सर्च के लिए. डेवलप अ प्लान फॉर सर्च एंड रेस्क्यू. कोऑर्डिनेट दिस थिंग द ऑपरेशन विद एडजेसेंट RCCs. मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 2 RCCs इन्वॉल्व है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा. फिर ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू पर्सनल. जो लोग रेस्क्यू करने जा रहे हैं उनको ब्रीफ करेगा और डीब्रीफिंग भी होगी. मॉडिफाई रिपोर्ट्स, सर्च एक्शन प्लान को मॉडिफाई भी करेगा. रिफ्यूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट अगर प्रोलॉन्ग सर्च है. डिलीवरी ऑफ सप्लाईज टू द सर्वाइवर्स. रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, अप टू डेट रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. प्रोग्रेस रिपोर्ट इश्यू करते रहेगा. देन अब कौन कौन से जहाज हैं, 4-5 जहाज है, कुछ जहाजों को रिलीज कर दो, ये भी बताएगा कि इतने जहाजों की जरूरत नहीं है. रिलीज सर्च एंड फैसिलिटीज विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेगा, मतलब MMD को या फ्लैग स्टेट को. एंड देन प्रिपेयर अ फाइनल रिपोर्ट. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द SMC. वैसे ही ड्यूटीज ऑफ ऑन-सीन कोऑर्डिनेटर है. जितने भी शिप्स वहां पे हैं उनके कोऑर्डिनेट करेगा फंक्शंस को. सर्च एक्शन प्लान रिसीव करेगा SMC से और उसको इंप्लीमेंट करेगा. मॉडिफाई कर देगा सर्च एक्शन प्लान को इफ नेसेसरी, SMC को बता देगा. ऑन सीन को कम्युनिकेशंस कोऑर्डिनेट करेगा. मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पार्टिसिपेटिंग वेसल्स. सेफ ऑपरेशंस होने चाहिए. ये नहीं कि और 2 जहाजों के बीच में कोलिजन हो गया और एक इमरजेंसी हो गई. सिचुएशन रिपोर्ट्स बना के भेजेगा SMC को, जिसमें वेदर कंडीशंस ये सब डिटेल्स डालेगा, क्या एक्शन लिया है फ्यूचर, ये सब
ठीक है, सो सेट रेप्स बनेगी। एडवाइस एसएमसी को एडवाइस करेगा कि भाई 5 जहाज हैं, उनकी जरूरत नहीं है, 2 जहाज को हटा सकते हैं। किस जहाज में कितने सर्वाइवर्स पिकअप कर लिए हैं वो बताएगा। रिपोर्ट करेगा एसएमसी को नेम्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ फैसिलिटीज सर्वाइवर ऑन बोर्ड। किस जहाज में कितने सर्वाइवर्स हैं, उनके नाम क्या है, उनकी नेशनलिटीज क्या है। रिक्वेस्ट मेडिकल असिस्टेंस अगर जरूरत पड़ी है। राइट, सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द एसएमसी and the on-scene coordinator. Okay, just hold on for a minute. I'll be back. Okay, everyone. The next is methods of distress notification. So, immediate action क्या है आपका? In case you are in distress, then you must notify everyone by all means available at your disposal that you are in distress. MF, HF, VHF, DSC, phone, faxes, email, जो भी है, whatever is available to you, inform everyone by all means available that you are in distress. Immediate action है. Or if you have received a distress message, then you respond to it according to your GMDSS procedures. तो जिन्होंने GMDSS कर लिया है वो प्रोसीजर्स जानते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको पता चल जाएगा। बट जो भी प्रोसीजर है आपका कि किस ओशन एरिया में आप हैं, किस मेथड से आपने रिसीव किया है डिस्ट्रेस मैसेज, अकॉर्डिंगली यू विल रिस्पॉन्ड टू इट. यू विल वेट फॉर सम टाइम, एक्नॉलेज इट, रिलेट या रिले करोगे या एक्नॉलेज करोगे, रिले करोगे, ऑल डिपेंड्स ऑन which ocean area you are in and how you have received that message. MF, HF, VHF, all that. Then proceeding to the area of distress. When you're proceeding to the area of distress, you will be making preparations on board. हो सकता है दूसरे भी जहाज हो जो उस एरिया में प्रोसीड कर रहे हैं. आप उनकी डिटेल्स लोगे, उनका नाम, कॉल साइन, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, IMO नंबर,
लास्ट पोर्ट, नेक्स्ट पोर्ट, ये सब आप उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे। उनका ETA क्या बनता है टू द डिस्टेंस लोकेशन, then you will pass your information, and while you are proceeding to that area of distress, you will be making on-board preparations. मतलब लाइफ बोट रेस्क्यू बोट जैसे जैसे नजदीक आएंगे आप लाइफ बोट रेस्क्यू बोट्स तैयार रखे, स्क्रैम्बल नेट्स कर दिए, लुकआउट रखना शुरू कर दिया, एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशंस या डे एंड नाइट कंडीशंस फ्लड लाइट्स लगा दी हैं, एंड VHF कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एंड फ्लड लाइट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर मौसम अच्छा है देन आपके पास क्रेन्स हैं डेक में, तो दोस क्रेन्स कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड। यू कैन पुट अ नेट ऑन द क्रेन, वो नेट के अंदर एक बोर्ड लगा देते हैं सो दैट पीपल कैन सिट ऑन इट एंड यू कैन haul them on board. So depending on weather and day night conditions, you will make preparations. और रेस्क्यू बोट मौसम अगर अच्छा है तो रेस्क्यू बोट में आप सफिशिएंट ब्लैंकेट्स या एक्सपोजर सूट, एंटी एक्सपोजर शूज ये सब लेके जाएंगे, मेडिकल इक्विपमेंट लेके जाएंगे, राइट। सो दिस इज द प्रिपरेशंस यू विल बी मेकिंग। एंड किसी को अगर इंजरी है तो देन you'll ask for medical assistance also. And जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहे हैं, you will try to establish contact with the distressed vessel, and उससे उनकी information ली, what kind of assistance, how many people are there, whether you are in lifeboats or life rafts, how many are missing, or you picked up everyone, सारी information उससे कलेक्ट करोगे और अपना ETA पास करोगे उसको, right? Now next है आपका सर्च पैटर्न्स। बहुत सारे सर्च पैटर्न्स होते हैं। Some are suitable for smaller areas, some are suitable for larger areas, some for confined areas. But regardless of the type of search pattern, आपको सिर्फ जो सर्च एक्शन प्लान है SMC का उसको आपने समझना है, and you should be able to complete the pattern which has been assigned to you. अब सर्च पैटर्न जो है वो अल्फाबेट से इंडिकेट किए जाते हैं। पहला अल्फाबेट इंडिकेट करता है कि ये जो सर्च पैटर्न है किस ग्रुप को बिलोंग करता है। सो जैसे T ट्रैक लाइन सर्च है, P पैरेलल स्वीप है, C क्रीपिंग लाइन, वेक्टर सर्च, सेक्टर सर्च एंड स्क्वायर सर्च। सो पहला अल्फाबेट इंडिकेट करता है कि दिस सर्च पैटर्न बिलोंग्स टू विच ग्रुप। Then second alphabet indicates कि इस पैटर्न में कितने सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स असाइन किए गए हैं। S stands for single, M stands for multiple. So let's say हम पैरेलल स्वीप यूज कर रहे हैं तो P यूज किया, उसमें सिर्फ एक ही जहाज है तो PS यूज करेंगे, उसमें दो जहाज है तो P और M यूज करेंगे, राइट। पहला अल्फाबेट इंडिकेट करता है कि किस ग्रुप को बिलोंग करता है, दूसरा इंडिकेट करता है कि इसमें कितने यूनिट्स हैं, एंड थर्ड अल्फाबेट जो है उसको हम स्पेशलाइज्ड पैटर्न बोलते हैं, रिटर्न, नॉन रिटर्न एंड कोऑर्डिनेटेड। ओके, नेक्स्ट इसमें भी शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं आपको। ट्रैक स्पेसिंग, ट्रैक स्पेसिंग क्या होती है और कैसे डिटरमिन की जाती है। सो ट्रैक स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन adjacent tracks in a search pattern, right? एंड इसको कैलकुलेट करते हैं IMSAR टेबल, IMSAR में एक टेबल है उसमें है ये कितना निकालना है, 2 nautical miles 3 nautical miles कितना होगा, एंड इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्च एंड द विजिबिलिटी, also weather conditions. So it is the distance between adjacent tracks in the search pattern of a rescuing ship. So I'll just show this to you. क्या होता है ये search pattern? Track spacing. So this is how you are searching. ठीक है? So ये जो distance है, आपका जहाज यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से नीचे को आया, फिर यहां से ऐसे सर्च कर रहा है, फिर नीचे को आया ऐसे। सो ये जो डिस्टेंस है
between adjacent tracks, इसको हम बोलते हैं track spacing, and this is denoted by the alphabet S. ठीक है, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, ये अलग पैटर्न है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ट्रैक स्पेसिंग, विच इज एस। अब ये कितना होना चाहिए, 2 नॉटिकल माइल, 3 नॉटिकल माइल, कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है फ्यू फैक्टर्स में। एंड व्हाट आर दोस फैक्टर्स? लेट्स से हमने पहले कहा ये सी लेवल है आपका और ये आपका शिप है। लेट्स से यू आर लुकिंग फॉर अ मैन इन वाटर, तो उसका सिर्फ क्या है, हाथ बाहर है, सिर बाहर है पानी के। क्योंकि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, तो मेरी ट्रैक स्पेसिंग थोड़ी सी कम रहेगी। आई एम लुकिंग फॉर अ लाइफ बोट इन वाटर, तो लाइफ बोट तो बड़ी होती है, दूर से दिख जाएगी, तो मेरी ट्रैक स्पेसिंग ज्यादा होगी। विजिबिलिटी खराब है, तो मैंने ट्रैक स्पेसिंग और कम कर दिया। ठीक है, मैंने नजदीक से कर दूंगा ऐसे। लेट्स से विजिबिलिटी ज्यादा खराब है, लेट्स से विजिबिलिटी है 3 नॉटिकल माइल्स, और ये जो लाइफ बोट है ये 5 नॉटिकल माइल पे है, राइट? तो ये मुझे नहीं दिखाई देगी अनलेस आई रिड्यूस माय ट्रैक स्पेसिंग, जो जितनी विजिबिलिटी है, राइट? सो आई मस्ट, विजिबिलिटी है तो मुझे ट्रैक स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वेदर है, वेदर चॉपी है, तो ये जो आदमी है कभी इसका सर मुझे दिखाई दे रहा है, कभी नहीं दिखाई दे रहा है आदमी का। और अगर वेदर बहुत खराब है तो ये जो लाइफ बोट है या लाइफ राफ्ट है, कभी तो ये क्रेस्ट में है, कभी ये ट्रफ में आ जाती है, तो मैं ट्रैक स्पेसिंग और कम कर दूंगा। सो दीज आर द 3 मेजर फैक्टर्स, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विजिबिलिटी एंड वेदर कंडीशंस। उसके बाद आपका हाइट ऑफ आई, किस ऊंचाई से आप देख रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड देन द पोजीशन ऑफ द सन, कभी कभी सन ऐसे एंगल पे होता है कि आप उस डायरेक्शन में सर्च कर रहे हो और आपकी आंख में ग्लेयर आ रहे हैं, that is because the angle of the sun is such. So these are the factors which are taken into account to determine कि ट्रैक स्पेसिंग क्या रखनी है। शॉर्ट नोट्स आते हैं इस पर लिखने को। And like I said, basically it is dependent on the size of the object, visibility, and of course a correction for weather factor is also applied. Radius of search is taken as 10 nautical miles if the search is to be commenced immediately. Otherwise, it is calculated. और ये calculated part जब आप मास्टर करने आएंगे तब देखेंगे। सर रेडियस मतलब लेंथ ऑफ ट्रैक। रेडियस ऑफ सर्च, अगर आप सर्च को इमीडिएटली कमेंस कर रहे हैं, सर्च को, तो जैसे ये डेटम है, तो ये तो हमें मालूम है, वी आर कमेंसिंग द सर्च इमीडिएटली, तो तब हम एक 10 नॉटिकल माइल का रेडियस ले लेते हैं सर्च के लिए। अदरवाइज कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। ओके, सर्च पैटर्न्स, बहुत सारे सर्च पैटर्न्स हैं। Like I said, some suitable for smaller areas, some for larger areas. अब ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बट एक चीज आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जो सर्च एरिया है ये है, सर्च स्टार्ट होती है फ्रॉम वन कॉर्नर इनसाइड द सर्च एरिया। सॉरी, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम सर्च, इसको CSP बोलते हैं,
come in search point. और ये जो पॉइंट है इस कोने से s/2 और इस कोने से s/2 होता है और फिर हम ऐसे सर्च करते हैं. ठीक है, तो कमेंट सर्च पॉइंट सर्च एरिया के अंदर होता है एक कोने में. लोकेशन s/2 फ्रॉम हियर एंड s जो भी आपकी s है जो आपको IMSAR से मिली वहां से s/2, यहां से s/2. ठीक है, सो कहने का मतलब यह है, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं. सो आप ये आपका s/2 है, यहां पे आप ऐसे सर्च कर रहे हैं. When your ship is here, you are keeping a lookout s/2 here and keeping a lookout s/2 here. When your ship comes here, you are keeping a lookout s/2 here and s/2 here. जब आपका जहाज इधर आता है, you are keeping a lookout s/2 here and s/2 here. तो पूरा एरिया कवर हो जाता है. Right? You can carry out a search like this also. ऐसे. Along the horizontal minor axis, ये minor axis है, या इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, और ये आपके मेजर एक्सिस है, या इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं. बट सर्च शुरू होगी तो एक कोने से होगी. इट कैन बी आइदर कॉर्नर. ओके, सो नाउ I don't think we have time to start a search pattern. So this we will do in the next class. जो मेरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है आपके साथ. तो अभी आप ब्रेक ले लीजिए. कुछ पूछना है तो yes, but do not confuse between the 3 volumes IMSAR की and the 3 levels of coordination. सर. हाँ जी. सर वो जो थर्ड लेटर था जो स्पेशलाइज पैटर्न को डिनोट कर रहा था, जिसमें रिटर्न, नॉन रिटर्न और कोऑर्डिनेटेड था. हाँ सर उसका क्या मीनिंग था? मतलब रिटर्न का मतलब है क्या वापस वहीं घूम के आ जाएंगे? नहीं नहीं, वो जब मैं करूंगा ना, आपका सर्च पैटर्न्स करेंगे, वो स्पेशलाइज पैटर्न है. वो तब यूज किया जाता है कि जब एयरक्राफ्ट को यूज कर रहे हैं. ट्रैक लाइन सर्च जब हम यूज करते हैं ना, तब वो स्पेशलाइज पैटर्न है. वो मैं करूंगा आपके साथ जब हम सर्च पैटर्न्स में आएंगे, जो थर्ड लेक्चर में. तो नॉर्मली आपका रिटर्न होता है एयरक्राफ्ट का, नॉन रिटर्न होता है, एंड एक होता है कोऑर्डिनेटेड, विच इज द शिप एंड एयरक्राफ्ट मिलके कर रहे हैं. ओके ओके सर. तो वो अब पैटर्न करेंगे ना जब, तब उसमें लिखूंगा मैं आपके साथ. एनी अदर क्वेश्चंस? चलो देन विल टेक अ ब्रेक हियर एंड थर्ड लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे. ओके सर, थैंक यू. ओके.